क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब हम 2025 में बैठे हुए हैं तो क्या माफिया राज खत्म हो चुका है? आज के डेट में कोई भी मुख्य माफिया एक्टिव नहीं बचा है। विकास दुबे ने जो किया, जिसमें 200-300 राउंड फायरिंग हुई, उस घटना में 8 पुलिस वाले शहीद हुए, एक डीएसपी का सर काट दिया गया। इतने जघन्य जब आपको अपराध का पता चला तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? नहीं, इस तरह की कोई घटना हम लोगों ने देखी भी नहीं थी पूरे टेन्योर में। नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। माफ़ करिएगा, एक डायरेक्ट सवाल ये है कि नैतिक ईमानदार किसी व्यक्ति का फोर्स में एग्जिस्ट करना कितना मुश्किल है? जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर उतनी कमियां हो जाएं तो भी समाज में कोई चीज़ें बच नहीं जाएंगी। कुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई उसमें कई लोगों की मौत हुई। में जो मौत के आंकड़े आए उनको लेकर के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बाद में आई, पता नहीं आप तक वो रिपोर्ट्स पहुंची या नहीं पहुंची, उसमें एक अंतर देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि आज के दिन में अगर कोई व्यक्ति लापता हो उसके बारे में कोई खबर नहीं होगी? जिस तरह की बातें लोग बता रहे थे, ऐसे भी तो इंसिडेंट्स हुए कि 13वीं के दिन ही व्यक्ति अपने गाँव पहुँच गया। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे सामने मौजूद हैं प्रशांत कुमार जी, जिन्होंने तमाम सारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस को हैंडल किया। देश की सबसे ज़्यादा पुलिस जहां पर है, सर्वाधिक लगभग 3.5 लाख पुलिस फोर्स जिस राज्य में है, उसको मैनेज करना, उसका मुखिया होना और अपने टेन्योर में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हैंडल करना, साथ के साथ बहुत सारे माफिया, गैंगस्टर्स और तमाम अपराधों को टैकल करने की कुशल रणनीति के साथ इन्होंने अपने कार्यकाल को जिया, कार्यकाल को अपने ख़त्म किया। और अभी एक किताब मेरे हाथों में है, जगरनॉट पब्लिकेशन से आई है, द इन्फोर्सर प्रशांत कुमार एंड IPS ऑफिसर्स वॉर ऑन क्राइम इन इंडियाज़ बैड लैंड। इसको अनिरुद्ध मित्रा ने लिखा है, जिनके साथ हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आपने बहुत पसंद किया था राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर। तो इस किताब में आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि कैसे गैंगस्टर्स का खात्मा हुआ उत्तर प्रदेश में, आपको ये भी पता चलेगा कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी किस तरीके की होती है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर इतनी सारी जनता है, पुलिस वाले इतने ज़्यादा संख्या में हैं, उन सबको मैनेज करना एक ऐसे गार्जियन का रोल है सर, जो काफ़ी बड़ा परिवार मैनेज कर रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। इतनी मुख्य भूमिका निभाने के बाद, जिसमें आपका स्केड्यूल, मैं तो इसमें देख रहा था कि कैसे सब कुछ पब्लिक है सुबह से लेकर रात तक, और उसमें सिफारिश के भी फ़ोन आ रहे हैं, उसमें ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ अपराध हो गया है, इसको मैनेज करना है। उसके बाद जो अभी आपका मई में 2025 में आपका रिटायरमेंट हुआ, कैसे फ्लिप कितनी ज़िंदगी हुई है? ये तो सभी जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं जी, उनको इसके लिए तैयार भी होना चाहिए। और कोई भी सरकारी व्यक्ति समाज से ही इस सेवा में जाता है, बिल्कुल। तो उसके पहले आदमी स्टूडेंट रहता है या विभिन्न कैपेसिटी में कहीं काम कर रहा होता है। वहाँ से आपका एक तरह से रोल परिवर्तन हुआ, एक नौकरी लगी और आप वर्दी आपने धारण कर ली। तो पुलिस वालों की ज़िंदगी तो अवश्य ही थोड़ा खासकर वैसे पुलिस वाले जो कि फील्ड में काम करते हैं, तो उनकी लाइफ टफ होती है, स्ट्रेसफुल भी होती है, और उसको सकुशल संपन्न कराने में विभाग के अलावा परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल। आपकी फैमिली होती है, उसको भी बहुत फ्रंट पे सफ़र करना पड़ता है, आपको बहुत सारे इमोशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। और ऐसे क्षण भी आते हैं जब आपको सारे डिसीज़न स्वयं लेने पड़ते हैं, और अगर आपकी रणनीति गलत हो जाए तो उसके बड़े भयावह परिणाम भी आ सकते हैं और सुखद परिणाम भी आते हैं। तो इतना रिस्क तो किसी भी प्रोफेशन में लेना पड़ता है। जब आपको DGP बनाया गया तो मीडिया सर्कल से लेकर के मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, सब जगह पर ये चर्चा हो रही थी कि एक तो पर्सनालिटी की वजह से कि आपकी जो मूंछें हैं और एक पहचान कि वो जो मूंछे वाले, अगर कोई नाम से नहीं जान पा रहा है तो वो हैं। तो जब ये चर्चा हुई तो ऐसा एक तो ये पता चला कि आपके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए। दूसरी चीज़ कि
लोगों के अंदर एक ये मैसेज गया दो तरीके का। एक तो ये जो किताब में भी बोला गया है कि एक तो कि इन्फोर्सर हैं, और दूसरा कि क्या अथॉरिटेरियन पुलिसिंग, ये दो कैरेक्टर्स आपके साथ चस्पा रहे। मीडिया फ्रेंडली भी आप रहे, मीडिया में चर्चा भी बहुत होती रही, कई बार बहुत तारीफें हुई, कई बार बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया गया। आप चर्चा में लगातार अपने पूरे टेन्योर में बने रहे। आप खुद को जब एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं अपने टेन्योर को, उसके हुए इवेंट्स को, तो क्या पाते हैं कि प्रशांत कुमार डीजीपी इन्फोर्सर हैं या फिर अथॉरिटेरियन पुलिसिंग उन्होंने की है? नहीं, अगर हम किसी ऐसे पद पे रहते हैं जहां मुझे नेतृत्व प्रदान करना है, मेरा मानना है, और कुछ ऐसे टास्क हमें दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको आप कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम उसको एक कंक्लूसिव एंड पे ले जाएं, या हमारे किए गए कृत्यों के बारे में कोई टेंजिबल रिजल्ट आए, क्वांटिफाई किया जा सके। ऐसे ओपन एंडेड नहीं है कि भाई हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। और शासन की जो नीतियां हैं, शासन ने हमें फ्री हैंड दे रखा है कि अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, हमें माफिया राज ख़त्म करना है। तो उसमें माफिया का चिन्हीकरण, माफियाओं का कन्विक्शन, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का कानूनी तरीके से जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अपने रूटीन से या ड्यूटी से हट के किया। ये तो हर एक व्यक्ति से अपेक्षित है। ये अलग बात है कि उसी समय राम जन्मभूमि का शिलान्यास मंदिर का हुआ, फिर उसका उद्घाटन भी हुआ, महाकुंभ भी उसी दौरान हुआ। कुछ ऐसी घटनाएं भी घट गईं जहां फ्रंट पे जाके नेतृत्व प्रदान करने की नौबत भी आई। तो वैसी स्थिति में अगर डिपार्टमेंट में लीडरशिप की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी लीडर को आगे आके और सफल नेतृत्व देना चाहिए, और अपने सबऑर्डिनेट्स के मोराल को हाई करने के लिए आगे की पंक्ति में चल के नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ करके आपको एक पूरा राज्य हैंडल करना है, और कहीं छोटी भी घटना हो गई तो वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया प्रेजेंस है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारी जगहों पर उसकी चर्चा हो जाएगी। ऐसे में कैसे एक पुलिस का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो ये तय करता होगा, या इसमें आपका कितना रोल रहता है कि आप जिले के एसपी को कहाँ लगाएंगे, कौन से को कहाँ पर लगाएं? सबकी एक्सपर्टीज़ होती होंगी ना। मान लीजिए हमें बिहार इलेक्शन कवर करना है, तो हम लोग ये सोचते हैं अच्छा ये वाली स्टोरी ये करेगा, इसकी एक्सपर्टीज़ है। तो क्या आप लोग इतना एसेस कर भी पाते हैं, क्योंकि फोर्स इतनी बड़ी है, उसमें कितनी भूमिका होती है आपकी? नहीं, उसमें तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बातें हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व है, तो उसकी एक तय प्रक्रिया है। अच्छा। और कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि एक कमिटियां रहती हैं जो कि इन चीज़ों को डिसाइड करती हैं। तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, और वर्तमान सरकार में इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि योग्यता के आधार पे पोस्टिंग हो, और उसी से एक अच्छा मनोबल जो है टीम का भी बनता है कि उपयुक्त व्यक्ति ही उपयुक्त जगह पे नियुक्त किया जाए। जैसे आपने कहा कि अगर हमें किसी को कवर कराना है, तो आपको पता है कि इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ये क्या चीज़ें कर सकता है। उसी तरीके से विभाग में भी किसी व्यक्ति की पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी क्या है, उसकी क्या स्वॉट एनालिसिस है, उस हिसाब से हम लोगों को योग्य पाते हैं, और उसी में से लोग उस पर्टिकुलर कार्य के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि महाकुंभ का आयोजन था। तो महाकुंभ में इतनी फोर्स लगाई गई थी जितना तो किसी स्टेट की पूरी जनशक्ति भी नहीं होती। एक जिला बन जाता है ऐसा। हाँ, एक जिला भी हो, उसके लिए अलग से घोषित किया जाता है, और सारी व्यवस्थाएं वहाँ करनी पड़ती हैं। उस 45 डेज़ के पीरियड को
सही तरीके से निभाने के लिए उसके 6 महीना पहले से सभी तैयारियां, मतलब एटलीस्ट पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई तो 2 साल पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ परमानेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ते हैं, उतनी चीज़ें खड़ी करनी पड़ती हैं। तो सही व्यक्ति सही जगह पे लगे, यही तो सक्सेस का मूल मंत्र है कि आप सही व्यक्ति को चुन के सही जगह लगाइए। 2 राज्यों के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर्स, इनका नाम बहुत एसोसिएटेड रहा। और ना केवल ये क्रिमिनल तक सीमित रहे, बल्कि ये लेजिटिमाइज भी हुए, माननीय भी बने। उत्तर प्रदेश में भी हमने ये देखा। किताब में बहुत विस्तार से और आपके टेन्योर में ये इसमें से 3 मुख्य जो नाम हैं, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन 3 नामों पे चर्चा भी की गई है। सबसे पहले तो मैं गैंगस्टर्स की उस दुनिया में दाखिल होने के पहले ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जब हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो क्या माफिया राज, गैंगस्टर्स राज खत्म हो चुका है, ये कहा जा सकता है? हाँ, मैं तो जो लिस्टेड माफिया थे, क्योंकि माफिया के उन्मूलन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ओवरनाइट कर दी जाए, या कोई मैजिक वैंड है, आपने बस चाबुक चलाया और नेक्स्ट डे सभी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि ये माफिया, इनमें से कुछ माफिया ऐसे भी थे जिनका जो पिछले 30 सालों से पनप रहे थे। पहले उनको राजनीतिक संरक्षण था, फिर वो खुद राजनीतिक बन गए, और उसके बाद से खुद ही लेजिस्लेचर हो गए, मतलब विधायिका के पार्ट बन गए, वो सांसद तक बन गए, और वो सरकार की उनकी फिर तमाम तरह की प्रोटेक्शंस भी हो जाती हैं। फिर उनका कोई कन्विक्शन नहीं होता था, उनके द्वारा जो घटनाएं की जाती थी वो रफा दफा हो जाती थी। तो पहले तो माफियाओं का चिन्हीकरण, एक माफिया एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन सरकार के द्वारा किया गया, और फिर पूरा फ्री हैंड अधिकारियों को दिया गया। तो आप पाएंगे कि ऐसे 68 माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया। अच्छा। और उसमें 1400 के करीब उनके सदस्य थे टोटल मिला गुर्गे। हाँ, और उसके बाद से उन पे कार्रवाई शुरू की गई, और 120 लोगों को करीब सज़ा दिलाई गई। 20 बदमाश उसमें से गुर्गे और माफिया मारे गए, और 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनकी सीज की गई। सीज की गई मतलब कि जिन्होंने अवैध सरकारी संपत्तियां कब्जा कर रखी थी, आपने सुना होगा कि बाद में उन जगहों पे विभिन्न प्राधिकरणों ने घर बना के गरीबों को भी बांटे। तो जब एक बार सरकार की दशा और दिशा दोनों निर्धारित हो जाती है कि हमें माफियाओं का पूर्ण उन्मूलन करना है, तो फिर उस पर इसी सिस्टम ने उन सभी माफियाओं को सज़ा भी दिलाई, उन पे कार्रवाई भी की, और आज के डेट में कोई भी मुख्य माफिया एक्टिव नहीं बचा है। या तो कन्विक्टेड है, जेल के अंदर है, उनके गुर्गे हैं, और लगातार इस पे कार्रवाई अभी भी चल रही है। जो बचे खुचे गुर्गे हैं उन पे, और उनका जैसे सरकारी तंत्र में जो इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि टेंडर लेना और विभिन्न तरह के टेंडरों में पार्टिसिपेट करना, उनको भी रोका गया है। उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए इस तरह के सरकारी गाइडलाइन बनाए गए हैं कि जिसमें उनको इसका कोई आर्थिक लाभ ना मिले। क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा, देखा, समझा है, उसमें यही समझ में आता है कि सबसे जो इनिशियल शुरुआत यही होती है कि भाई सरकारी ठेके सबसे पहले कब्जा हो। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और वो नियम बहुत कुछ बदल गए कंपैरेटिवली पहले की तुलना में। लेकिन पहले तो ये लोग पनपते ही ऐसे थे कि यहाँ पे मेरा कब्जा है, और हर जगह पर पहले सरकारी ठेके लो, फिर उसके बाद उससे पैसा कमाओ, और वो पूरी एक प्रोसेस चलती थी। आप तो उत्तर प्रदेश के खुद हैं, आप तो भुक्तभोगी हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बिकरू कांड की बात करना चाहेंगे। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ,
और बिकरू हमारे यहाँ से बामुश्किल 30 किलोमीटर है, और हम जब गांव जाते तो रास्ते में चौबेपुर पड़ता है, वहीं पास की जगह है। इसमें चौबेपुर थाना और सबके जिक्र किया गया है काफ़ी। जिस दिन ये होता है वो कांड, और सुबह की टेलीविज़न में हेडलाइंस हम देखते हैं, खुद टीवी पे देख रहे थे, तो हम लोग सिहर गए कि अरे ये मतलब यहाँ कैसे हो सकता है, जब आपके बहुत क्लोज कुछ इस तरीके की घटना हो जाए। वॉट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन वेन यू गॉट टू नो अबाउट बिकरू कांड? विकास दुबे ने जो किया, जिसमें 200-300 राउंड फायरिंग हुई, उस घटना में 8 पुलिस वाले शहीद हुए, एक डीएसपी का सर काट दिया गया। इतने जघन्य जब आपको अपराध का पता चला, तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? नहीं, इस तरह की मैं कोई घटना हम लोगों ने देखी भी नहीं थी। पूरे टेन्योर में नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी कि जहां हमारी पुलिस रेड करने जा रही हो और वहां इस तरह की चीज़ें हो जाए। और विशेषकर जब उस दौर में हम लोगों ने माफियाओं पे कार्रवाई करनी शुरू ही की थी, तो उस समय इतना बड़ा और उसके कारण पूरे फोर्स का मनोबल गिर जाना स्वाभाविक है। तो तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हम लोग गए थे, और बड़ी हृदय विदारक घटना थी। परिवार वालों को देखना, फोर्स के मोराल को देखना, अब और उस दौरान पुलिस के वेपन भी लेके चले गए थे बदमाश, उनको रिकवर करना, मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना, अकाउंट फॉर करना, और लगातार मीडिया और सबको कॉन्फिडेंस में लेके सभी चीज़ें शेयर करते रहना, क्योंकि मीडिया अपना कार्य भी कर रही थी एक चौथे स्तंभ के रूप में। तो काफ़ी सहयोग भी हम लोगों को सभी विंग से मिल रहा था, और हम लोगों ने बहुत ही अल्प अवधि में, कम अवधि में हमने अपने वेपन भी बरामद किए। कुछ जो बदमाश उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उनका वो मारे भी गए और कार्रवाई भी की गई। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए कि जो विभागीय लोग मिले थे उन्हें वो भी जेल गए, उन पे भी कार्रवाइयाँ की गई। और इसके लिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया था, और उन्होंने जो सजेशन दिए, जैसे कुछ ऐसे सजेशन दिए जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे सुधार लाने के, कि आफ्टर इस तरह की बात हो कैसे गई, कोई व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो गया जो इतने, हाँ, भयंकर प्रभुत्व, हाँ, जो इस तरह से चीज़ें कर रहा है, और उसके पास लाइसेंसी वेपन भी है, आपराधिक इतिहास भी है। उसने एक आदमी, एक मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री के व्यक्ति का मर्डर थाने के अंदर कर दिया, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सभी चीज़ों पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं विभाग में, वो भी एक रिपोर्ट आई, उस पर भी कार्रवाइयाँ तत्कालिक तो तुरंत ही कर दी गई, और उसके बाद से अब धीरे धीरे जो सुधार हैं, जैसे नीतियों में सुधार है, और सब चीज़ें जो की जानी थी वो राज्य सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, क्योंकि उन सभी चीज़ों की कंप्लायंस भी हम लोगों को विभिन्न स्तरों पे, जैसे विधानसभा के पटल पे भी उस चीज़ों को देना है, तो वो चीज़ें चल रही हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा सा और दर्शकों को क्लैरिफाई करने के लिए कि 3 जुलाई 2020 की ये घटना थी, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा विस्तार में अगर आप बता पाएं। एक रेड जानी थी वहाँ, वो विकास दुबे वांटेड चल रहा था, और उसने किसी की पिटाई की थी, और उसके बाद से जब ये रेड तैयार हुई, पुलिस फोर्स भी गई काफ़ी, जिस हिसाब से कैजुअल्टी हुई उस हिसाब से फोर्स भी गई थी, लगभग 50 पुलिसकर्मी गए। और उसके बाद से बाद में जो चीज़ें डेवलप हुई, विवेचना में जो प्रकाश में आई कि कुछ लोगों ने यहाँ से मुखबिरी कर दी, और चूँकि उसको ये अंदाज़ा नहीं था, या इतना वो मनबढ़ था कि वो इतना इम्बोल्डन था कि हमारे यहाँ कैसे दबिश पड़ सकती है। हाँ, हमारे प्रतिष्ठा पे फिर मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, हमारे यहाँ पुलिस आ गई कि पुलिस आपके यहाँ भी रेड कर रही है। तो
उन चीज़ों को लेके तो कुछ मुखबिरी हमारे यहाँ से भी विभागीय तरीके से हुई थी। तो उसके बाद से जब से टीम पहुंची वहाँ उन लोगों ने बिजली काट के फिर फायरिंग, वो ऐसे जगहों पे बैठ गए जहाँ से पुलिस वाले जब आ रहे थे तो उनको निशाना लगाना पूरे या गांव की उन पे, बिजली ही काट दी, हाँ इतना कंट्रोल था। हाँ हाँ, वो तो पूरा उस क्षेत्रीय उस वहाँ तो कोई भी फैक्ट्री कोई भी चीज़ बिना उसके परमिशन के लग ही नहीं सकती थी। और अगर आपने फैक्ट्री लगाई है तो उसमें जो मैन पावर होगा वो भी उसकी इच्छा के अनुसार लगता था। और लोग वहाँ रह रहे थे और इतने दिन से वो उस चीज़ों को वहाँ क्षेत्रीय तरीके से उस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। और अन्य जो भी माफिया हैं उनके बारे में भी, वो तो इनसे भी बड़े दुर्दांत थे। बिल्कुल, अतीक और मुख्तार हाँ, की जो आप बात कर रहे हैं। अपने खिलाफ जो चुनाव लड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से उसको भी मरवा दिया। तो ये लोग तो उस तरह से हैं जो व्यवस्थाओं के ऊपर अपने आप को मान के चलते थे। तो बाद में कार्रवाई भी ऐसी नज़ीर बनी जो जिसके कारण ही अब माफिया राज समाप्ति की ओर है या समाप्त हो चुका है। विकास दुबे कांड से एक सवाल जो सबसे पहले पनपता है कि एक डीएसपी है जो पूरी फोर्स लेकर के दबिश करने जा रहे हैं वहाँ पर, जिनकी हत्या हो जाती है, सर काट दिया जाता है। फिर एक व्यक्ति है जो थाने के अंदर से ही मुखबिरी कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पर एक ही जगह पर दो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। एक जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है किसी अपराधी को, और दूसरा है जो उस सेफ्टी नेट को काटने की कोशिश कर रहा है। जब आप लोग के पास इस तरीके की घटनाएं आती हैं कि पता चलता है कि इंटरनल पुलिस जैसा तंत्र जिसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रायोरिटी है, हमें कुछ हो तो हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा, न्याय की पहली सीढ़ी ये है। जब आप तक ये सब चीज़ें पहुँचती हैं मिली भगत की, तो आप लोग का क्या रिएक्शन होता है, और इसको टैकल करने के लिए आप लोग लॉन्ग टर्म क्या कर रहे हैं कि नीचे तक वो जाए, एक एसआई एक सिपाही तक ये चीज़ पहुँचे कि आपको ये नहीं करना है, सेफ्टी नेट किसी अपराधी का नहीं बनना है? इसके एक तो है कि तात्कालिक कार्रवाई होती है और समय समय पे ऐसे लोग जिनकी इस तरह की टेंडेंसी रहती है, जिसके कैरेक्टर रोल वगैरह अच्छे नहीं रहते हैं, उनको विभाग से निकाला भी जाता है। उनका समय, उसका सरकारी नियम भी है और वैसे लोगों को सरकार फोर्स से बाहर भी किया जाता है जो उपयुक्त नहीं रहते हैं, जिनके रिकॉर्ड सही नहीं रहते या जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनके साथ तो वही कार्रवाई होती है जो क्रिमिनल के साथ होती है। और किसी भी समाज, किसी भी संस्था में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे लोग अच्छा करने वालों को भी देख के आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बुरी दिशा में भी जाते हैं, तो वो जो जिस रास्ते को पकड़ता है वो उसका भागीदार बनता है। माफ़ करिएगा, एक डायरेक्ट सवाल ये है कि नैतिक ईमानदार किसी व्यक्ति का फोर्स में एग्जिस्ट करना, और चलिए अधिकारी के लेवल पे, आईपीएस के लेवल पे मैं फिर भी एक बार इसको अपवाद मान लेता हूँ, सामान्य जो पोजीशंस हैं, थानेदार, एसआई, एएसआई, इस पे कितना मुश्किल है, या फिर आपके हिसाब से कि नहीं एग्जिस्ट कर सकते? नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप जाए, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन ना हो या आपके घर में कोई इस फोर्स में ना हो। आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे, और इतनी सेवा समाज की कर रहे हैं। अगर सारे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर उतनी कमियां हो जाएं तो फिर समाज में कोई चीज़ें बच नहीं जाएंगी। ये बात ज़रूर होता है कि लोग शार्प होते हैं और बहुत सारे लोग जिनकी, असल में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके हिसाब से जो चीज़ें चाह रहा है वो हो जाए, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ को इन्फोर्स करता है, उसको तो ये देखना है कि सही चीज़ें ही होंगी। तो सही चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में मना भी करना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती। और बहुत अच्छे, इतने, हमारी तो नफरी है लगभग 4.25 लाख की टोटल। आज करीब 70,000 की वैकेंसी है, लेकिन करीब 3.5 लाख हमारी फोर्स है।
तो ये इतना बड़ा परिवार है, जब मैंने मैक्सिमम लोग अच्छे हैं। हाँ, हाँ। जब मैंने हमारे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त हैं जिनसे बातचीत होती है, और अक्सर हमारा काम ऐसा है कि भाई हम क्वेश्चन उठाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो मैंने किसी से बताया कि मैं डीजीपी साहब से बात करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ और पूछना उनसे कि यार हम लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत लंबे खिंच जाते हैं। तो ये भी एक पक्ष है देखिए कि ऐसा नहीं है, पुलिस वालों के ऊपर भी बहुत सारी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है कि 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए 10 लाख पे, हमारे यहाँ कम है, लगभग हर सरकारी महकमे में जितनी भर्ती होनी चाहिए उससे कम है। वैसा ही सेम पुलिसिंग में भी है। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, उसमें कई बार पर्सनल लाइफ एकदम किनारे करनी पड़ जाती है। कोई केस आ गया, महत्वपूर्ण केस आ गया तो आप भूल ही जाइए। तो उसने पूछा कि अब ये सब जब इतना कुछ चलेगा तो उसमें कर हर आदमी आकर के हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम मुस्कुराते हुए बात करें पूरा पूरा उस पर फोकस करें, तो कितना मुश्किल है। तो आप लोग ये भी बताइए कि आपके यहाँ पर महकमे के अंदर से क्या इस तरीके की जो इंटरनल, जो आपके अपने लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं आपके या जवान हैं, उनकी इन शिकायतों को या उनकी इन डिमांड्स को लेकर के क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं कि भर्तियां की जाएं? पहली, दूसरी कि उनकी जो फैमिली लाइफ है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें भी आप बढ़ें। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत जिक्र इसी किताब से मुझे मिलता है जो कि मैं नहीं जानता था, कि आप बर्थडे कार्ड साइन कर रहे हैं उन तमाम फाइलों के बीच में जिनके जन्मदिन हैं, आप उन लोग के कार्ड साइन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप उनसे कनेक्ट बनाने की एक पर्सनल लेवल पे कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या आपने ऐसी कोई शुरुआत करने का प्रयास किया कि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो, ताकि जनता की ज़िंदगी भी कंपैरेटिवली आसान हो पाए? हाँ, देखिए, जब 2017 की बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार बनी तो 2.5 लाख से अधिक की वैकेंसी थी हमारे फोर्स में। अच्छा। तो जहाँ पे इतनी वैकेंसी हो, उस समय स्ट्रेंथ भी करीब 3.25 लाख की थी, जिसमें से 2.5 लाख की वैकेंसी ही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो बचे हुए लोग थे उस पर कितना लोड रहा होगा। मतलब वैसे उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख पुलिस बल होना चाहिए। नहीं, अभी हमारे जो स्ट्रेंथ है वो 4,30,000 का। अच्छा। और उस पे ये तो कुछ नया नियतन भी आता है ना। तो जैसे मान लिया कि अगर हम 2017 में हमारी स्ट्रेंथ मांगे कि 3,75,000 80,000 की रही होगी, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी नई यूनिट्स हमने क्रिएट की, उसमें से 2.5 लाख की वैकेंसी थी। तो जो फोर्स बचा वो तो पूरी तरीके से वो उतना था ही नहीं कि इस पर कोई कार्रवाई वो कर पाए। ओवरवर्क्ड फोर्स था और एक एजिंग फोर्स था जिसका एवरेज एज काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। तो इस दौरान पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने जो भर्तियां की हैं तो उसमें से 2,19,000 की तो डायरेक्ट भर्ती की गई। अच्छा। 2017 के बाद? हाँ, इतने लोगों की तो डायरेक्ट भर्ती की गई और 1,53,000 के करीब उनको समयबद्ध प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो जब इतने लोग फोर्स में आए तो फोर्स का एवरेज एज कम हो गया, नए लड़के आ गए, तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ी और जो भर्तियां हुई वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हुई और उसको सकुशल सभी लोग अब ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें बच्चियां भी हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं का कंपोनेंट है 3 टाइम्स बढ़ गया इसी दौरान, पिछले 7-8 साल में। ये एक बहुत बड़ा जेंडर बायस था कि महिलाएं नहीं रहती हैं पुलिस में। ये सवाल लगातार उठता रहता है। कई सारे थिंक टैंक्स हैं जो इसकी बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जैसे रेप जैसे जघन्य अपराध जो हैं या महिला केंद्रित जो अपराध हो रहे हैं, उस पर बहुत सारी सरकार ने, अब जैसे इनका है, अब एक तो भर्ती की बात हो गई, फिर इनकी ट्रेनिंग की जो सुविधाएं थी उसको कम से कम ट्रिपल कर दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। अब जितने भी, अगर आप किसी छोटे मुफस्सिल ज़िले में चले जाएं और वहाँ जो सबसे ऊंची इमारत होगी वो पुलिस लाइन की इमारत होगी। वहाँ 12-12 मंजिले हमारे सिपाहियों के क्वार्टर हैं जिसमें कि लिफ्ट लगे हैं। तो उनके रहने की सुविधा, चाहे वो बैरक हो,
घर हो, उनको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की सुविधा, तो ये सभी चीज़ें होने से भी एफिशिएंसी बढ़ती है कि हमको भी काउंट किया जा रहा है, हाँ, हमारे बारे नहीं, में सोचा जा रहा हम है। सरकार के कंसिडरेशन में है। तो सरकार जब इतना प्रयास कर रही है तो रिजल्ट्स भी आप अपने सामने देखिए। 2023 के जो एनसीआरबी के रिजल्ट्स आंकड़े आए हैं अपराध में, उत्तर प्रदेश का पोजीशन बहुत अच्छा है। अपराध का दर रैंकिंग्स जो है, में ऊपर है, लेकिन हाँ, औसत उसमें नहीं, देखिए संख्यात्मक तो अगर हमारा 25 करोड़ की तो आबादी ही है, 24-25 करोड़ वही मैंने की, बोला कि औसत में तो कम है। संख्यात्मक दृष्टि को, अब हमारे यहाँ जितने मर्डर या जितनी घटनाएं होंगी वो किसी छोटे प्रदेश में तो होंगी नहीं, लेकिन जो कंपैरिजन का जो पैमाना है वो अपराध दर होता है, कितनी हत्याएं पर लाख पॉपुलेशन। अगर आप दर की बात करेंगे तो अभी हम जब इंटरव्यू के पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, तो हमने कहा था कि एक नई आर्टिकल आया है इकोनॉमिस्ट में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अपराध किस तरह से उन्होंने उसको एग्जाम्पल दिया है कि कितना % से कितना % नीचे आ गया। नहीं, ये तो एनसीआरबी में है। हाँ, कि तो इन सब चीज़ों के कारण भी मोटिवेशन हाई होता है, और उससे भी बढ़ के हुआ कि साहब मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ हों। मेरिट के आधार पर जब नियुक्ति होती है तो जो बेस्ट आदमी रहता है उसको काम करने का अवसर मिलता है, और उसके कारण अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक चीज़, जब हम अतीक और मुख्तार की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, आपने रिक्रूट कर लिया, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेन किया जाता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अमूमन जनता को ये पता ही नहीं होता कि इनको ट्रेनिंग दी किस लिए जा रही। क्या सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग है? क्योंकि कई सारी सॉफ्ट ट्रेनिंग की भी बात की जाती है। एक चीज़ इसमें ऐड करते हुए कि जैसे जोधपुर में अभी 3 दिन पहले घटना हुई कि एक रेप विक्टिम का एक वकील बयान दर्ज कराने गए थे, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने उनसे जो आईडी कार्ड्स मांगे किसी ने, वो वर्दी में नहीं थे पुलिस के जो भी जवान अधिकारी जो भी थे। तो उन्होंने, वकील ने बोला कि भाई ये ड्रेस में क्यों नहीं है? तो जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो उन्होंने कहा कि मैं नागरिक हूँ। तो बोले चलो इसको 151 में बंद करो। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने पूरा थाने के कुछ अधिकारी को सस्पेंड किया और उस पर एक्शन लिया। अब वहाँ वो वकील थे इसलिए ये एक्शन हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया इसलिए वो एक्शन हो गया। अदरवाइज आप तक भी कहानियाँ पहुँचती होंगी, हम तक भी पहुँचती हैं कि इस तरीके के ट्रीटमेंट अक्सर होते हैं पुलिस की तरफ से सामान्य लोगों के साथ किया जाता है। जैसे ही ऐसा कोई वीडियो सर्कुलेट होता है, आजकल फ़ोन की जो पावर आ गई है कि आदमी रिकॉर्ड कर लेता है, तो सस्पेंशन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन क्या जैसे ही ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत होता है कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, सॉफ्ट ट्रेनिंग की, कि आपको कैसे ट्रीट करना है? तो क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है? ये सॉफ्ट स्किलिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये अवश्य है कि आम जनता को यही लगता है कि केवल इनको दौड़ाया जाता है और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कहेंगे कि भाई पुलिस वाले हैं, किसी को पकड़ के बंद कर देते हैं, मारने लगते हैं। ऐसा नहीं है। सभी जो नियम कानून हैं, जैसे नए एक्ट आए हैं, नए, अब तो आईपीसी बीएनएस हो गई, बीएनएसएस हो गई, सीआरपीसी, तो उसी तरीके से जो हमारे तीनों नए एक्ट आए हैं उनकी पूरी पढ़ाई होती है। ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई होती है। महिलाओं और बच्चों से कैसे डील करना है, उनके केसेस को कैसे डील करना है, कैसे हमें एविडेंसेस को पिक करना है, फॉरेंसिक क्या चीज़ें होती हैं। अब तो एक साइबर क्राइम भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो एक तो नए लोगों की ट्रेनिंग, और प्लस कि जो इन सर्विस लोग हैं उनको भी लगातार उनकी इंफॉर्मेशंस को अपग्रेड करना। जैसे हम लोग ही जब आए थे तो साइबर क्राइम नाम का कुछ भी चीज़ नहीं था। सही बात है। तो अभी कुछ साल पहले, और अब 2017 में साइबर क्राइम के नाम पर 2 ही थाने थे यूपी में, एक लखनऊ और एक वो। आज के दिन में हर एक ज़िले में एक साइबर थाना अलग से है, हर एक थाने में एक साइबर डेस्क अलग से है, और लगातार इसकी ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग, ओपन मार्केट के एक्सपर्ट्स के थ्रू
हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को लगातार दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जैसे सॉफ्ट स्किलिंग की बात आए तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने महाकुंभ के दौरान देखा होगा कि किसी भी पुलिस वाले के पास कोई वेपन नहीं था। आपने किसी भी पुलिस वाले का, आप कोई भी फुटेज देखेंगे, किसी के पास वेपन नहीं, केवल उनके पास एक विसल जो सीटी होती है और एक रस्सा और सॉफ्ट स्किल। इसके लिए पूरे देश से जितने भी अच्छे सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थे उनको भी बुलाया गया। हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी थे जो अच्छी जगहों पे, सीनियर जगहों पे थे, उनको बारी बारी से भेज के हम लोगों ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी। करीब 50,000 की फोर्स वहाँ डिप्लॉयड थी कुंभ में, और एक भी पब्लिक मिसबिहेवियर की शिकायत कुंभ के दौरान आपको नहीं मिली होगी। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लगातार इंसिस्ट करते हैं तो फोर्स के लोग भी एक कदम आगे बढ़ के आपको रिजल्ट देते हैं। यही कारण है कि अगर शासन ने अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का अगर टारगेट तय किया है विभाग के लिए, तो विभाग ने उसको चरितार्थ करके दिखाया है, और जिसके कारण प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है जिससे कि विकास लगातार हो रहा है, और विकास सिर्फ सामान्य गति से नहीं हो रहा है, वो काफ़ी तेज गति से विकास हो रहा है। इसके भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको सभी जगह पे, ये ऐसा नहीं कि कोई मेरे नक्शे हैं, ये जो समय समय पर भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जो आंकड़े या मापदंड जारी किए जाते हैं, वो दर्शाता है कि किस तरह से एक स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर सोशल सिक्योरिटी कैसे डेवलपमेंट को अट्रैक्ट करती है या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। आप कुंभ का 2 बार जिक्र कर चुके हैं। कुंभ में जो एक दुखद घटना जो हुई वो ये हुआ कि पूरे उसमें कि चांद जैसा था उस पे जो 2 धब्बे लगे, वो था कि भाई जो भगदड़ की घटना हुई, मौनी अमावस्या की रात थी शायद वो, और उसमें कई लोगों की मौत हुई और कई सारे सवाल उठे, मैनेजमेंट पर भी सवाल उठा। जब आपको पता चला कि सब सुचारू चलते चलते, इतनी भीड़ बुलाई जा रही थी वहाँ पर, लगातार ये प्रचार हो रहा था कि आप पहुँचें कुंभ, आएँ कुंभ, चलें कुंभ, उसके बीच में जब आप तक ये भगदड़ की घटना पहुँची तो आपने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया और कैसे कैसे उस पर काम किया? नहीं, ये तो मुख्य स्नान का दिन था, और जब हम लोगों ने कुंभ की तैयारियां की थी तो सभी तरह के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए ड्रिल भी किए गए थे। अच्छा। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए कि अगर इस तरह की घटना होगी तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी। उसमें बहुत तरह के आयाम थे। साइबर अटैक होगा तो क्या होगा, फायर की घटना होगी तो क्या होगी, स्टैम्पिड होगा तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा तो क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में किया गया था। घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, नहीं होनी चाहिए थी, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन जब घटना घटी तो आपने देखा होगा कि विद इन मिनट्स हमारी जो कंटीजेंसी प्लानिंग थी वो सही तरीके से काम की, और पूरा स्नान, चूँकि उस दिन शाही स्नान भी था, वो अबाधित चलता रहा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि साहब, अब बहुत जगह सुनने में आया कि साहब वो संतों ने बहिष्कार कर दिया, ये कर दिया। बहिष्कार नहीं, उन्होंने खुद से कहा नहीं, कि मैं अभी कहा नहीं कि कर हम 1 घंटे विलम्ब कर लेते हैं। और जब उनके फुटेजेस आ रहे थे वो तो सब लाइव चीज़ें चल रही थी, ऐसा कहीं भी एक जगह पे ये भीड़ ज़्यादा बढ़ी थी और वहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्थानीय प्रशासन ने पहुँच के सभी को अवगत भी कराया। ये बात अलग था कि क्लेम काउंटर क्लेम्स हुए बाद में, वो भी बाद में लोगों को क्लैरिफाई किया गया, लेकिन हमारी जो कंटीजेंसी थी वो उसने सही समय पे और सही तरीके से काम किया। हमारे जितने भी एम्बुलेंसेस थे, हमने जो ग्रीन कॉरिडोर बना रखे थे, वो लोग उसमें पूरी मूवमेंट हुई। लोग जो इंजर्ड थे या जो दब गए थे उनको तत्काल विद इन मिनट्स, 3 मिनट के अंदर हम लोग
अस्पताल भी ले गए, वहाँ पूरी तरीके से तैयारी थी, काफ़ी लोग बच भी गए और वो लोग सकुशल घर भी गए। तो और इसके अलावा केवल इसी की बात नहीं थी, वहाँ साफ़ सफाई, वहाँ के पानी की शुद्धता, वहाँ के सैनिटेशन, सभी चीज़ों का ध्यान, वहाँ बिजली की समस्या, वहाँ साइबर अटैक ना हो, वहाँ किस तरह के टेररिस्ट अटैक ना हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बड़ी उम्दा व्यवस्था थी। और आपको तो पता ही होगा कि 66 करोड़ लोग वहाँ आए थे। पृथ्वी पे इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन आज तक कभी नहीं हुआ। ये अवश्य है कि हाँ, जब चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए जब आगे कभी होगा या यहाँ होगा या किसी अन्य जगहों पे भी कुंभ का आयोजन होता है, तो ये सभी चीज़ें संबंधित विभाग भी कंसीडर करे। एक कुंभ से और सवाल आखिरी कि इसमें जो मौत के आंकड़े आए उनको लेकर के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बाद में आई, जिन्होंने ये जो आंकड़े सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिए गए थे उसमें, और जो उन्होंने अपनी तफ्तीश की, पता नहीं आप तक वो रिपोर्ट्स पहुंची या नहीं पहुंची, उसमें एक अंतर देखने को मिला। तो ये क्या आप इसमें लोग तक पहुंचा, संज्ञान लिया जितनी भी मृत्यु हुई थी, स्थानीय प्रशासन ने सबको खबर भी किया। जो गवर्नमेंट के द्वारा अनुग्रह राशि अनाउंस की गई थी वो भी दिए गए। आपको क्या लगता है कि आज के दिन में अगर कोई व्यक्ति लापता हो और उसके बारे में कोई खबर नहीं होगी, अभी तक हाहाकार मच जाता। जिस तरह की बातें लोग बता रहे थे, ऐसे भी तो इंसिडेंट्स हुए कि 13वीं के दिन ही व्यक्ति अपने गांव पहुंच गया, प्रयागराज का ही रहने वाला था। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग सेल्फ इंटरेस्ट में भी करते हैं, लेकिन वहाँ के जिम्मेदार प्रशासन ने सभी चीज़ों को अकाउंट फॉर किया और उसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई। सबके नाम, पता, सब कुछ, घर तक जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसका विवरण भी अवेलेबल है सरकार के पास। अब कुंभ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा आपकी सर्विस का, और भी हिस्से रहे हैं, कोविड-19 भी रहा है, ये सब किताब में पढ़िएगा आप। हम अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं। अतीक अहमद न केवल एक जिसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक केस दर्ज, बल्कि वो हमारे पार्लियामेंट तक पहुंचता है, हमारे माननीय तक बनता है। ऐसे जब अपराधी शुरू कर रहे होते हैं अपना करियर, हमने देखा है कि वो ड्राइवर थे, और वहाँ से लेकर के जिस तरीके का अंत हुआ, ये भी सब हम लोग की आंखों के सामने हुआ। तो क्या ये एक ऐसा नहीं नज़र आता कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से जो अंत हुआ वो, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल उठे जिस तरीके से खात्मा हुआ, और शुरुआती तैयारी की जो आप बोल रहे हैं कि कन्विक्शन हम करवाएंगे, अपराधियों का कन्विक्ट करवाएंगे, उस मंशा से शुरुआत की गई। तो पहली बात तो ये कैसे इतना मतलब उत्तर प्रदेश ये स्पेस कैसे दे देता है कि किसी को अतीक अहमद, किसी को विकास दुबे, किसी को मुख्तार अंसारी बना दिया जाता है? तो सिस्टम की कमजोरी है, सिस्टम की कमजोरी है। उसी सिस्टम ने तो इनको कन्विक्ट भी कराया, और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको उम्र कैद की सज़ा भी एक केस में हो गई थी, दूसरे में होने की तैयारी थी, जिसके गवाह को इसने कुछ दिन पहले ही मरवाया था। उमेश पाल की हत्या करी, जब लगा कि उसमें भी हमारे 2 जवान शहीद हुए। तो जब शिकंजा कसता है, सिस्टम को बेटर बनाया जाता है, और ये नहीं कि कन्विक्शन कराने में केवल पुलिस का हाथ रहता है। पुलिस तो एक पार्ट है, इसमें प्रोसिक्यूशन भी रहता है, इसमें तरह तरह के एविडेंसेस भी रहते हैं, गवाह भी रहते हैं, हमने कैसे गवाहों को प्रोड्यूस किया, हमने एविडेंसेस कैसे कलेक्ट किए, इन सभी चीज़ों का योगदान रहता है। आम जनता को सिर्फ ये लगता है कि पुलिस जिसको चाहे उसको सज़ा दिला सकती है। पुलिस का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें एक प्रोसिक्यूशन विंग भी रहता है इन्वॉल्व, और ऑनरेबल जज के सामने अगर आप जिस तरह से एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे, वो तो उसी आधार पे अपने डिसीजन लेंगे। क्योंकि जो हमारे देश के कानून का जो बेसिक सिद्धांत ये है कि किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस क्लॉज का फ़ायदा जो है, चाहे वो गवाहों को तोड़ के, चाहे दबाव बना के,
बेटर इन्वेस्टिगेशन न करा के ये लोग इतने बड़े माफिया धीरे धीरे बनते हैं। और ऐसे भी इसके केस में तो 20-20 हाई कोर्ट जजेस ने भी रिक्यूज़ किया कि हम बेल नहीं सुनेंगे। तो जिसका रसूख इतना ज़्यादा हो जाए, जज सुनना ही नहीं जा रहा केस। हाँ, तो व्यवस्था की कमी थी। घटना नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। थोड़ा सा ये अब उसमें मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में था। ये भी मैंडेटरी है कि जब भी आप रोज़ जेल में ले जाएंगे तो उसका मेडिकल परीक्षण कराएंगे। उसके लिए ले जाया जा रहा था। मना भी किया गया कि आप प्रेस से ना बात करें, लेकिन साहब जब 100 प्रेस वाले खड़े हैं, कौन मना करेगा, कौन किसकी बात सुनेगा। वो खुद जाने लगा। मारने वाले भी प्रेस के गार्ब में आए हुए थे। वहाँ भी ये भी इस तरह का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि सबकी चेकिंग की जाए। क्या आपकी पोस्टिंग जहाँ पर अतीक अहमद का अपना वर्चस्व था उस एरिया में कभी रही? नहीं, डायरेक्टली तो वहाँ नहीं रही। अगल बगल के ज़िलों में मैं रहा, जौनपुर में रहा, भदोही में भी रहा, वाराणसी में भी कुछ दिन में रहा एसपी सिटी के रूप में, सोनभद्र में भी रहा, लेकिन प्रयागराज तो वहाँ तक पहुँचता था इनका कारनामा? नहीं। अब ये तो बड़े माफिया तो क्षेत्रीय रीजनल स्तर पे ऑपरेट करते थे। इनके लिए कोई इस तरह के माफिया का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो WWW जो जैसे साइबर क्राइम का होता है कि जहाँ चाहिए वहाँ तक फैला लीजिए। ये तो बाहर के प्रदेश चला गया, वहाँ से लाने में ही कि कन्विक्शन करना है, ये चीज़ करनी है, तो उसमें बहुत समय लगा, काफ़ी समय नष्ट हुआ। जैसे ऐसे मामलों में तो जैसे अतीक अहमद जैसा बड़ा माफिया, और उसमें आप चाह रहे हैं, पुलिस चाह रही कि भाई इसमें कन्विक्शन हो, है ना? आपने कहा कि इस बार सिस्टम ने चाहा कि नहीं भाई ये लोग कन्विक्ट होंगे। तो ऐसे में हम ये सुनते आए हैं कि भाई गवाह आपके जो हैं उनको किसी न किसी तरीके से दबाव में आ जाते हैं। भाई कौन देना चाहेगा गवाही अतीक अहमद के खिलाफ? तो ऐसे में क्या सिस्टम, पुलिस क्या भरोसा देती है, या आप लोग अगर इसको कन्विक्ट करवा पाए तो आप लोगों ने इसमें क्या क्या बदलाव किए कि कहाँ कहाँ पर जो कमज़ोर कड़ियाँ थीं उन पे कहाँ कहाँ आपने उसको मैनेज किया? सबसे पहली बात कि जो विटनेस हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। अब जैसे उमेश पाल की बात थी, उसकी जब हत्या हुई तो हमारे 2 जवान भी शहीद हुए उसमें, क्योंकि प्रोटेक्टेड था। हाँ, हमने प्रोटेक्शन दिया था और वो गवाही दे रहा था। तो इस तरह से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का भी एक प्राविधान कर रखा है। अच्छा। हाँ, जिसमें गवाहों को सुरक्षा दिया जाना भी एक बहुत बड़ा है। और इसमें केंद्र सरकार, हमारी गृह मंत्रालय, राज्य की जो गृह मंत्रालय है, सभी का जोर रहता है कि गवाहों को जरूर सुरक्षा दी जाए। गवाहों को सही समय पे लाना, उनके प्रोसिक्यूटर से उनको मिलवाना, प्रोसिक्यूटर्स को अपना कार्य करना, प्रोसिक्यूटर ने अपने क्या कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा संबंधित विभाग के द्वारा रखा जाना, और ऐसे सारे केसेस जिसमें कन्विक्शन के चांसेस हैं उनको पहले छांटना, और प्रतिदिन उसको एसपी लेवल से और उनके ऊपर के लेवल से प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग। ऐसे भी केसेस हैं जो सीधा डीजीपी कार्यालय से भी मॉनिटर होते हैं एविडेंसेस के मामले, कि इस केस में क्या हुआ, अच्छा, गवाही हुई कि नहीं हुई, जो इम्पोर्टेंट होते होंगे। हाँ, जो जिस तरह के जो जैसे राजस्व के माफिया, तभी तो पिछले 2 साल में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों का कन्विक्शन हुआ, जिसमें 70 से अधिक लोगों को मृत्युदंड की भी सजा मिली। महिलाओं के केसेस में आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है। महिलाओं से संबंधित क्राइम में जो कन्विक्शन का दर है वो पूरे देश में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ें कम आती हैं मीडिया सर्कल में, क्योंकि इसका कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। कुछ लोग कहेंगे साहब यहाँ इतने अपराध हो गए। अपराध की संख्या पे मत जाइए, अपराध दर पे जाइए।
हमारी अपराध की संख्या तो छोटे राज्यों से या किसी हिली स्टेट से तो कम ही होगी ना, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन का पैमाना तय करेंगे, उस पे देखिए कि हम कहाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइए कि ये जो आंकड़े हैं, जब हम इसको एनालाइज करते हैं एज अ मीडिया पर्सन, तो हम कैसे तय कर रहे हैं कि भाई आंकड़ा, आप जैसे हम यहाँ दोनों बातें कर रहे हैं कि आंकड़े में एनसीआरबी के हिसाब से नंबर ऊपर हैं, लेकिन औसत के हिसाब से बिल्कुल फैक्चुअल बात आप बोल रहे हैं कि भाई कम है, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो अपराध ज़्यादा हैं। ठीक बात, वैलिड पॉइंट। लेकिन जब हम आंकड़ों पे बहुत चर्चा करने लगते हैं तो आप मुझे समझाइए इस चीज़ को कि क्या ऐसा होता है कि कहीं अंडर रिपोर्टिंग की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करते कि अगर हम बहुत मीडिया इसको अटेंशन देगा या बहुत आंकड़ों पर ही चर्चा होने लगेगी तो भाई हो सकता है ये दबाव बनने लगे कि रिपोर्ट ही ना करो, एफआईआर हाँ, दर्ज ही ना करिए आप। नहीं, ये भी बात आती है, इस बात की भी। तो हमारे यहाँ आंकड़ा बेस्ड कोई इवैल्यूएशन नहीं करते हम। जैसे होता है ना कि अगर किसी के यहाँ अपराध बढ़ गए तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात अब नहीं होती। अच्छा, आप पूरा 100% रजिस्ट्रेशन करिए, और ना लिखने की जो मेंटल ब्लॉक है वो तो ऐसा नहीं कि केवल वो उत्तर प्रदेश के परिधि में है, वो तो अन्य प्रदेशों में भी है, सभी जगह है इस तरह की जो मानसिकता है। तो अगर वो फैक्टर भी हम लगा लें तो वो तो सभी जगह कॉमन है। हाँ, लेकिन हम कभी भी किसी भी सबऑर्डिनेट का वर्क इवैल्यूएशन संख्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं करते कि तुम्हारे यहाँ हाँ कितनी अच्छी तरीके से उस केस को खोला, कितनी रिकवरी की, अगर कोई चोरी डकैती हुई है उसके आधार पे उसके कार्यों का मूल्यांकन होता है और इस पे जोर दिया जाता है। एक ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट वर्तमान सरकार में है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फलाने थाने से कम शिकायत आ रही है तो कुछ ये ऐसे थाने होते हैं जहाँ ट्रेडिशनली बहुत अपराध होते रहते हैं, कुछ जिले भी ऐसे होते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में आप ये बता पाएँ कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो बहुत ज़्यादा अपराध जहाँ पर होते हैं और कौन से हैं जहाँ पे बहुत ही कम है अपराध? नहीं, जैसे मुजफ्फरनगर, पहले जब शामली और मुजफ्फरनगर था तो वहाँ बहुत अपराध होते थे, बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, और बागपत में भी बॉडी ऑफेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे बॉडी ऑफेंस मतलब मर्डर? हाँ, मतलब कि मारपीट और मर्डर, ओके, हाँ। उसमें विभिन्न श्रेणियाँ हैं। अच्छा, मारपीट से, हल्की मारपीट से लेके मर्डर तक की का सब जो बॉडी ऑफेंस स्पेक्ट्रम है उस पे है। तो उसी तरीके से अब कहीं चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। पहले जैसे डकैतियाँ बहुत होती थी, अब डकैती खत्म ही हो गई। हाँ, नेग्लिजिबल टाइप की है। वो डकैतों का भी पूरा गैंग का सफाया उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है। तो इस तरीके से क्षेत्र विशेष में कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जिले के अंदर भी कुछ वेरिएशन रहता है कि यहाँ इस तरह की घटना ज़्यादा होती है, वहाँ कुछ लोग इस तरह के होते हैं। सबसे कम अपराध वाले जिले कौन है उत्तर प्रदेश में? अब जैसे हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे जिले हैं जहाँ कुछ कम अपराध होते हैं। अच्छा। और सोनभद्र है, वहाँ भी कम अपराध होते हैं। रूरल एरियाज़ में जहाँ अच्छे लोग भी काफ़ी, जहाँ कम्युनिटी या कप्तान पे भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, लोकल कल्चर के अलावा अगर एसपी और डीएम वहाँ के बहुत अच्छे हैं, लोगों से वार्ता करके रखते हैं और अच्छा समन्वय बना के रखते हैं, उससे भी काफ़ी अपराधों में जब समन्वय की बात कर रहे हैं तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि जामिया नगर थाने में एक दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है। तो वहाँ पर लाइब्रेरी प्रॉपर सेटअप कर रखी है, वहाँ आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वगैरह। और मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई इवेंट करवाना तो आप थाने के अंदर है, वो थाने गेट के अंदर, इस तरीके की चीज़ें भी। तो ये जो कम्युनिटी से जोड़ने के लिए शायद आप वही बात करने की हाँ, कोशिश बहुत कर रहे सारी चीज़ें अधिकारी स्पेसिफिक भी होती हैं कि लोग जोड़ते हैं। या जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे गाजीपुर में कुछ ऐसे हैं जो थाने में ही पुलिस या आर्मी के लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए एक्सरसाइज वगैरह की तैयारी कराते हैं। बागपत में भी ऐसा होता है। बागपत में भी कुछ गांव के लोगों ने, अभी एक एसपी था, उसने लोगों को मोटिवेट किया कि क्राइम छोड़िए, और वहाँ एक ही गांव से 10 से ज़्यादा लड़के कांस्टेबल भर्ती हो गए। तो अगर आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे,
तो चीज़ें काफ़ी फ़र्क पड़ती तो हैं। बातचीत में भी कई बार छोटी मोटी चीज़ें हल हो जाएंगी। अब जैसे हमने बताया कि अगर थाने में ही दौड़ने की और रॉक वो रस्सा चढ़ने की और एक्सरसाइज करने की व्यवस्था अगर कोई कर दे तो उससे भी एक कम्युनिटी से काफ़ी लगाव उत्पन्न होता है और उससे पुलिसिंग में बहुत मदद मिलती है। आप गाज़ीपुर का जिक्र कर रहे हैं और गाज़ीपुर की जो पहचान, पता नहीं अच्छी पहचानें भी होंगी, नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छी गाजीपुर का क्या बहुत अच्छा गाज़ीपुर की अच्छी पहचान मुख्तार अंसारी के अलावा क्या पहचान है वहाँ की? नहीं मुझे नहीं, नहीं वो पता, तो माफ़ बहुत करिएगा। अच्छा, वो बहुत एक गंगा के किनारे एक अच्छा है और पुराने ज़माने में से काफ़ी फेमस जगह रही है और स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी वहाँ के वीरों ने अपना योगदान भी किया है। और साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं एक वो अध्याय भी जुड़ा है। और आप इन तीनों में से किसी से खुद पर्सनली मिले क्या? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या विकास दुबे से? नहीं, मैं तीनों से ही नहीं मिले? नहीं। आपको जब इतने बड़े कांड करने वाले, तो आपको कभी नहीं लगा कि यार मुझे कम से कम एक बार मिल के बात तो करनी चाहिए थी कि नहीं, कौन वो है तो ये? इस चीज़ों के बियॉन्ड थे ना, अब उनसे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। वो कम्युनिकेशन से सॉल्व होने वाला नहीं, मामला वो नहीं तो था। बिगिनर्स के साथ आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं आपकी या सर्विस में स्वयं किसी में इस तरह का मोटिवेशन हो जाए। तो ये मुख्तार अंसारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे ये पूरा अपना एम्पायर खड़ा किया और फिर नहीं, वो कैसे तो अंत? सभी को पता है कि पूरे पूर्वांचल में इसका बोलबाला था, कोई भी टेंडर इसके इच्छा के विरुद्ध नहीं होता था और काफ़ी हत्याएं भी इसने कराई और इसकी डेथ के पहले 8 कन्विक्शन हम लोगों ने इसके कराए, जिसमें से 2 लाइफ कन्विक्शन था। सिर्फ मुख्तार अंसारी का? और डेथ में भी लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी, मैं तो मानता इसलिए नहीं कि वो तो जेल के अंदर था, पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस नहीं, एक वो जेल उनके एक भाई अलग, ने जो बोला एक कि अलग इनको जहर विभाग। दिया जा रहा है, एमपीएमएलए कोर्ट में शायद ये बात। हाँ नहीं, वो चीज़ें थी, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, तो बात कहने की है, कह रहे हैं। और जो जेल का विभाग है या जो मजिस्ट्रेसी है या सक्षम कोर्ट है, उसके सामने सभी कागजात जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको सारे कागजात दे दिए जाएं। सारे कागजात प्रशासन ने उनको मुहैया करा दिए, परिवार वालों को। तो यही है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अच्छा, एक सामान्य समझ ये है कि बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे ही कोई एनकाउंटर होता है तो उसको बहुत जनता भी सेलिब्रेट करती है और शायद जनता सेलिब्रेट करती है इसीलिए इसको मीडिया भी सेलिब्रेट करता है, मीडिया सेलिब्रेट करता है इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रेशर भी बनता होगा कि ठीक है, ठोको, ख़त्म करो, कौन इस पूरी, क्योंकि एक इमेज लगातार सालों साल बनाई गई है कि कोर्ट में जाना मतलब तारीख पे तारीख आप जाएंगे, फिर आपको इतनी प्रक्रिया को फॉलो करना है, गवाह लाने हैं, फिर वो गवाह उसमें से कोई पीछे हटेगा, फिर अंत में हमने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस देखे हैं। निठारी कांड में अभी हमने देखा कि पता ही नहीं किया किसने, हो ही नहीं पाया, कन्विक्शन ही नहीं हो पाया, प्रूफ ही नहीं हो पाया। तो क्या ये जो एनकाउंटर की एक नई हम देख रहे हैं कि वो सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो रूल ऑफ लॉ है और वो कमज़ोर होता है, या एनकाउंटर किन परिस्थितियों में जायज़ हो जाता है? क्या इसके बीच में आप कोई समन्वय देख पाते हैं क्या? देखिए, पहली चीज़ तो ये भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि इनकाउंटर पुलिस करती है। अच्छा। वो तो एक ऑपरेशनल चीज़ें हैं। कोई हॉट चेस चल रहा है, बदमाश को आप चेस कर रहे हैं, उसने फायर की, आपने फायर किया, तो ये तो आपको भी वो तो गोली आपको भी लग सकती है, लगती भी है, पुलिस वाले भी मरते हैं, बदमाश भी मरते हैं। तो वो प्रोफेशनल हज़ार्ड है दोनों के लिए। पुलिस बेटर ट्रेंड है, बेटर इक्विप्ड है, तो उसकी कैजुअलिटी कम होती है। तो स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं होती और सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई झंझट ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। एक जब कोई इनकाउंटर होता है तो जो लोग उस इनकाउंटर के पार्ट होते हैं उनको बहुत लंबी प्रक्रिया झेलनी पड़ती है। क्या होती है प्रोसेस? अब जैसे कि उसमें
सारी सूचनाएं एक पूरा गाइडलाइन है, उसके तहत ह्यूमन राइट कमीशन, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, भेजना पड़ता है। मतलब ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी है वो तो। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। अच्छा, ठीक। फिर उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होती है, और अगर पुलिस कस्टडी में है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसकी जांच करते हैं, उससे आपको निकलना पड़ता है। और अगर कुछ भी कमी पाई गई तो आपकी वही सज़ा है जो कि एक क्रिमिनल की होती है। तो एक इतना आसान नहीं होता जितना लोग कहते हैं। एक पुलिस वाला जो कि उस काउंटर में रहता है, उसको भी पूरी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है उससे क्लीन निकलने के लिए। ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है तभी पुलिस रिसॉर्ट करती है इस तरह की चीज़ों, क्योंकि पुलिस के पास ये पावर भी है कि अगर आपके पास वेपन है, आप पे कोई फायर करे, वो तो किसी सामान्य नागरिक को भी अपना सेल्फ डिफेंस की पावर है कानून के तहत। तो पुलिस तो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए है। तो वैसे केसेस में ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई स्टेट की पॉलिसी ये नहीं है। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोग कहते हैं। अब ये भी नहीं कि आप पे गोली चल रही है, आप दुम दबा के भागे, तो फिर किस बात, तब आप कैसे ऑर्डर इस्टेब्लिश कर पाएंगे सोसाइटी में? तो ये चीज़ें भी सही नहीं है। लेकिन जनता के बीच आपको पता है इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ठोक दो नीति का नहीं, वो माना ऐसा जाता नहीं है। वो तो ऐसा नहीं है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ रिजल्ट्स भी आने चाहिए। जैसे कि अगर 1 लाख 1.5 लाख लोगों को सज़ा हो रही है, 10 लाख आप सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, तो उससे चोरियां रुक रही हैं, चोरियां वर्कआउट हो रही हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई एक व्यवस्था है और उसमें शासन की छवि निभरती। इंडिविजुअल तो अभी है, 2 साल 4 साल के बाद से वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। लेकिन जो व्यवस्था अच्छी होती है कई अन्य लोगों तक भी दबाव बनता आने है वाले भविष्य के लिए, ये तो क्योंकि किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। क्या प्रमोशंस वगैरह इस आधार पर नहीं होता कि फलाने ने इतना एनकाउंटर किए? नहीं, वो उस तरह की चीज़ें नहीं है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में सभी चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, क्योंकि फिर उसका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। अगर आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात करेंगे तो उसका दुरुपयोग भी होता है। लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं कि साहब ये इसलिए किया जा रहा है, वो उसलिए किया जाता है। अभी भी आप देखिए, जहाँ डिस्क्रिशन इन्वॉल्व होता है उस पे डिस्क्रिशन पे हर एक व्यक्ति सवाल उठाता है। आप ही का पोजीशन है तो आपके कलीग कहेंगे कि क्यों आप ही। सही बात है, आसपास के लोग भी तो हैं। हाँ, तो जो आपसे compete करते हैं वो इन चीज़ों पे उठाते हैं। तो व्यवस्था वैसी ही बननी चाहिए जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट हो और जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर कम हो। लेकिन इस व्यवस्था को चलाने के लिए तो डिस्क्रिशनरी पावर हर एक लेवल पे होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्टेट स्तर पे हो, विभाग स्तर पे हो, क्योंकि उपयुक्त आदमी को सेलेक्ट करने, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी जिसकी होती है, उसको तो सही आदमी को ही सही जगह पे लगाया जाए। जैसे आपको पता है कि हमें कौन व्यक्ति सही रिपोर्टिंग करेगा, तो आप तो उसी को भेजेंगे चाहे लोग कुछ भी कहें। आप एनकाउंटर पे बोल रहे हैं, लेकिन और जायज़ भी लग रहा है यहाँ जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो, लेकिन फिर हमारे सामने वो ठाए ठाए वाला वीडियो भी आता है, वो आप तक भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो गलत है। और भी इस तरीके नहीं तो सवाल ये है कि जब इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जो आप यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं या जस्टिफाइड लग रहा है कि भाई अगर कोई मेरे जवान पे कोई क्रिमिनल फायर करेगा तो मैं करूँगा, वैलिड पॉइंट है। अब उसमें उसको लग जा रही है गोली, चलिए समझ गए। लेकिन फिर जब इस तरीके के और तमाम वीडियोज़ आते हैं, एक ठाए ठाए नहीं, ऐसे तमाम आते रहते हैं, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 5 हफ्ते में आता है कि भाई देखो उसको स्क्रिप्ट याद कराई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले का ही, तो कुछ दिन पहले का है, मैंने कोई रिसर्च नहीं की इसकी, है ना, जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो क्या फिर इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं तो क्या फिर उस पर कार्रवाई होती है, कठिन कार्रवाई, कठोर? आप तो हमारे पूरे नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एकदम कार्रवाई होती है और इस तरह के रोग एलिमेंट को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो अपने बहादुर साथियों के त्याग और तपस्या को रिडिक्यूल कर रहा है और बिना उस चीज़ों को रिपेयर कर, उसके चीज़ों की इसका क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में, इतनी मेहनत से जो एक माहौल बनाया गया है जिसमें कि
इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एफडीआई आ रहा है और 500% एफडीआई में ग्रोथ हो गया। स्टेट में पिछले 4 साल में जो स्टेट की जीडीपी है वो नेशनल एवरेज से भी तेज गति से बढ़ रही है। और जहाँ इतने पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहाँ आपके कारनामों से और गलत कृत्यों से विभाग की बदनामी हो रही है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो सर्विस के दौरान जो व्यक्ति इतना एक्टिव रहा हो, अब सर्विस खत्म होने के बाद वो पर्सनैलिटी तो बदलती नहीं है, तो प्लान बी जो रिटायरमेंट के बाद वाला होता है वो क्या है अभी आपका? नहीं, अभी तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सभी जगहों पे जो चीज़ें हमने सर्विस के दौरान मिस किया है वहाँ घूम रहे हैं। कभी जंगलों में जाते हैं, कभी हिस्टोरिक जगहों पे जाते हैं, कभी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे हैं। और जो चीज़ें इस दौरान हमारे सगे संबंधी जिनसे हम लगातार मिल नहीं पा रहे थे लंबे समय से, उनके साथ समय बिताते हैं। और ये तो प्रकृति का नियम है, अनवरत तो कोई काम नहीं करता। सबका कोटा फिक्स्ड है, जितने दिन का था वो पूरा हो गया, एंजॉय करिए। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी आप जब एनालाइज करते हो तो आपको सर्विस में, क्योंकि आप बहुत तमाम सारे पद पे रहे आप, कि ये और करना चाहिए था, कुछ ऐसा रह गया हो जो आप करना चाहते हैं, एक, और दूसरा कि जो अब लोग हैं, क्योंकि हमारा आपका हम सबका मिल करके कलेक्टिव हम यही चाहते हैं कि देश की स्थिति बेहतर हो। आप भी लगातार बात कर रहे हैं कि भाई प्रदेश में हमने ये किया, इससे ये असर पड़ा, इन्वेस्टमेंट आया या लोगों तक ये मैसेज गया कि क्राइम गलत है। तो आगे आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो वो भी बताइए। नहीं, हमें तो यही लगता है कि जो आने वाला हमारा जनरेशन है वो आने वाली चुनौतियों के लिए वो ज़्यादा इक्विप्ड है, ज़्यादा ट्रेंड है, और वो बेहतर सेवाएं, हम लोगों से भी बेहतर सेवाएं वो दे पाएगा। और वैसे तो ख्वाहिशों की कोई अंत नहीं है कि भाई अब हमें वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। तो उस ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फ्यूचर देश का भी और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही ब्राइट है। जैसे हमारा पास्ट है ग्लोरियस, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेफ हैंड में। इतने अच्छे लोग उत्तर संघ लोक सेवा आयोग से चुन के आते हैं, जो बेस्ट ट्रेनिंग होती है, और उत्तर प्रदेश की में इतनी अच्छा उनको एक्सपोज़र होता है कि सब तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतना सौभाग्य सभी लोगों को नहीं मिलता कि वो जहाँ पे इतने बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं और सालों भर चलते रहते हैं। हमें दूसरे प्रदेशों के लोग मिले, कहते हैं साहब हमने तो 1 लाख की भीड़ ही नहीं देखी आज तक। तो हम लोग तो रैली भी करा लेते हैं, कांग्रीगेशन भी, रिलीजियस महाकुंभ की तो बात छोड़ दी, छोटे छोटे आयोजन में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हम हैं इतने हाँ, देश में। तो एक बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे काम करने का, और वैरायटी बहुत है काम करने की। आपको सामाजिक और सब तरह के वर्टिकल्स आपको मिलेंगे कि कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे बहुत ही भिन्नता है। तो उससे जब इतने डाइवर्स पॉपुलेशंस को आप डील करते हैं तो आपका जो एक्सपोज़र है वो बहुत ही उम्दा हो जाता है जब आप हायर लेवल पे टॉप लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं। तो जब आप चीज़ों की स्ट्रेटजी बनाते हैं शासन के साथ बैठ के, तो उस समय ये चीज़ें आपके काम में आती हैं और उससे बेटर सेंस ऑफ सर्विस या डिलीवरी बेटर होती है आम जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें और लगभग हमने कोशिश की कि हम उसके सभी पक्षों को आपसे समझ पाएँ, जो आपका पक्ष है, जो लोग पक्ष उठा रहे हैं, और
हमारी उम्मीद भी यही थी कि लोगों को एक ऐसी पिक्चर मिले जिसमें सारी लेयर्स उनको समझ में आए, और आपने सबका जवाब दिया धैर्यपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी आशा है कि दर्शक आपके थ्रू इन चीज़ों को जानेंगे, और जो एक पुलिस वाले के एक आम पुलिस वाला जो है किस तरह की कठिनाइयों का में इस समाज को सर्व कर रहा है, इस बातों को अप्रिशिएट भी करेंगे। और वैसे कोई भी व्यक्ति इतना ख़राब नहीं होता, सबकी मंशा यही होती है कि हम बेटर डिलीवरी करें, और जो कमियां हैं लगातार विभाग में ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो चीज़ों को लगातार उन पर नज़र रखती है। तो यही है कि इन सब पे हम बात करते रहें ताकि और बेहतरी की तरफ हम बढ़ते रहें। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ रखी हैं, जानबूझ करके छोड़ी, जिनकी मैंने बात नहीं की। उसको समझने के लिए आपको एक किताब खरीदनी पड़ेगी। थोड़ी सी जेब ढीली करिए, इसको खरीदिए और देखिए इसमें कई सारी कोविड-19 को किस तरीके से टैकल किया गया, राम जन्मभूमि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वहाँ इतनी भीड़ पहुँची, उसको कैसे मैनेज किया गया। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं। तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग को टच करने की कोशिश की है, और बताइएगा आपको ये बातचीत कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये सब तो आपको पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।